नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है। इस प्रोग्राम का नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमुख संगठन होते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं और हर संडे को ये शाम को 5 बजे आपको सेशन मिलता है। इसमें हमने अलग अलग सेशंस किए हुए हैं, जिसमें मैं हर सेशन में आपको बताता हूँ कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और यूपीएससी का 2022 का ही मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ। इतने सारे प्रश्न आपको ऑर्गेनाइजेशन से देखने मिले थे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को, तो उसके लिए हमारे लिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पोर्शन को बिल्कुल छोड़ कर ना जाए, इसलिए अलग से ये पहल शुरू की गई है। तो शाम को 5 बजे रहती है और प्लेलिस्ट में ब्रिक्स के ऊपर, इंटरपोल के ऊपर, IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, यूनेस्को के ऊपर बहुत सारी संस्थाएं मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। लास्ट सेशन में हमने NGT के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो और भी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं FAO के बारे में। FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मानव के लिए जो 3 भौतिक चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं उसमें बताया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो रोटी है मतलब हमारे लिए जो फूड है वो सबसे मेन चीज़ है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक संगठन है जो विश्व भर में इस चीज़ के लिए काम कर रहा है और उसका नाम है आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खाद्य कृषि संगठन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फिएट पैनिस। फिएट पैनिस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो लेट देयर बी ब्रेड। लेट देयर बी ब्रेड को अगर हिंदी में बताया जाए तो इसका मतलब है रोटी को रहने दो या रोटी रहने दो। रोटी मतलब आपके लिए भोजन होना चाहिए भाई, पृथ्वी का इतना ज्यादा दोहन ना हो जाए और हर तरीके से जो वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो भारत में भी ये प्रयास किए जाते हैं और जब ये बना था फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तब भारत भी इसका एक सदस्य हुआ करता था, जब से ये बना हुआ है। तो इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यूपीएससी के लिए जो फाउंडेशन नंबर बैच नंबर 4 है वो आ गया है और ये बैच 4 आपका स्टार्ट होने वाला है। कब से? तो ये स्टार्ट होगा 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको जाकर एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 बैचेस के बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं कि भाई बैच 1 हमारा स्टार्ट हो गया था फरवरी से और अब हम बैच नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो बैच नंबर 3 में एडमिशन नहीं ले पाए, 2 में नहीं ले पाए, 1 में नहीं ले पाए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 22 अप्रैल से ये बैच शुरू होगा, तो इसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिलेगा। और ये शाम को इवनिंग में ये क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, 1000 घंटे से ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑलरेडी आपको पता है। तो 4th बैच भी आ गया है, तो इसको जाकर आप वेबसाइट या ऐप पर देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स लगता है कोर्स रिलेटेड या फिर आज के लेक्चर से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है या एडमिशन रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उससे भी जुड़ा हुआ ऊपर टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर भी जाकर चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो इसकी PDF भी मिल जाएगी और भी कोई क्यूरी होगी तो आप रेस कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक जो है वो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम खाद्य कृषि संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके इतिहास में तो हमको जाना ही पड़ेगा। अब इतिहास में जाएंगे तो हमको मिलेगा कि भाई एक घटना हुई 1939 में, 1939 में, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। कोई भी युद्ध चलता है तो इसमें क्या होता है, लोगों की जान तो जाती ही है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था संकट में आती है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ खाद्यान्न संकट भी खड़ा होता है। तो वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए 1945 के आसपास की बात करें तो जब 6 साल युद्ध चला तो यूरोप की तो कमर टूट गई, साथ साथ भारत की भी। उस समय भारत भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन के अंतर्गत, तो भारत की भी हालत खराब थी। ऐसे कई देशों ने मिलकर एक प्रयास किया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम खाद्यान्न सुरक्षा दे पाएं, क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, आपके घर में इतना अनाज नहीं है कि आप 2 समय का भोजन कर सकें, तो फिर आपका जो पैसा कमाना है वो किसी भी काम का नहीं है। तो सारे देशों ने भी इस चीज पे निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसा संगठन तो होना चाहिए कि जो हमें खाद्य सुरक्षा दे पाए। तो ये प्रयास जो है रंग लाया और 16 अक्टूबर 1945
कि अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया कहां गया था? क्यूबेक में। क्यूबेक कनाडा में था। 1951 में इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में ट्रांसफर किया गया। तो आज आपसे कोई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछ लेगा तो आप उसको बताएंगे कि ये इटली में है, इटली के रोम शहर में है। पहले कहां था? तो क्यूबेक शहर में था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब बनाया गया तो क्यूबेक में बनाया गया, फिर 1951 में इसको ट्रांसफर किया गया और ये इटली में लाया गया। तो हम बात कर रहे हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO के बारे में। तो भाई इसका कारण तो हमें पता चला, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इसको बनाया गया और वैश्विक स्तर पर कोई ना कोई एक ऐसा संगठन हो जो कि आपका क्या करे, एक तरीके से आपकी मदद करे, जिससे विश्व स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा स्थापित की जा सके। तो भाई जो खाद्य और कृषि संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। तो ये UN जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसी की एक संस्था है, एक विशेष एजेंसी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? खाद्य और कृषि संगठन से जानते हैं। कारण क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें भारत भी इसका सदस्य बना। तो 16 अक्टूबर 1945 से भारत इसका सदस्य, भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब भी उसका सदस्य हुआ करता था। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमने इसकी स्थापना की थी। और ये भी जो है, ये दिवस FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। तो ये साथ साथ हमको ये भी बताता है कि भाई हमें वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा तो प्रदान करनी ही करनी है, साथ साथ लोगों में जागरूकता भी लानी है खाद्यान्न को लेकर, क्योंकि ये हमारी शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अभिन्न अंग हो जाता है। इसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम इटली में स्थित है। मैंने आपको बताया क्यूबेक पहले जब स्थापना हुई थी तो क्यूबेक कनाडा में हुआ करती थी। क्यूबेक से ये जो सफर है वो आज कहां पहुंच चुका है? रोम इटली में पहुंच चुका है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये दो चीजें याद रख लेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये दोनों भी इसी के अंतर्गत आते हैं, काम करते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा स्थापित कर सकें, भुखमरी को हटाया जा सके। जो युद्धों में इतनी सारी समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए कोई ना कोई संगठन हो जो पूरी तरह से इसको मैनेज कर सके, इसलिए इसको बनाया गया था। तो याद रखेंगे भाई, पहले कहां हुआ करती थी? तो क्यूबेक में हुआ करता था, फिर इसको स्थापित कहां कर दिया गया? रोम इटली में कर दिया गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब उद्देश्य भी हर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, तो इसके उद्देश्य क्या हैं? तो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना, सब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा मिले, फूड सिक्योरिटी मिले, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना, मतलब सभी लोगों को जो भोजन मिल रहा है वो कैसा हो? पर्याप्त हो। ऐसा ना हो कि बस भोजन के नाम पर एक समय किसी ने भोजन खा लिया तो इसको बोल दें कि सरकारें भोजन दे रही हैं, वैश्विक स्तर पर हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था तो हो, पर्याप्त तो हो, उच्च गुणवत्ता वाला भी भोजन हो। ऐसा ना हो कि मिलावटी भोजन खाता रहे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको, अगर भारत में देखा जाए, भारत सरकार या कोई भी सरकारें इतना ज्यादा प्रमोट करती हैं कि भाई तंबाकू खाने से या फिर इनके खाने से कैंसर होते हैं। अभी भारत की स्थिति यह है कि भाई जो भी ये चीजें, इनसे भी तो कैंसर तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहे हैं जिन पर सरकारों की भी नजर नहीं है, वो है मिलावटी भोजन खाने से। आप जो खा रहे हैं उनमें किस तरीके से, जैसे फलों को पकाने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके हर खाने के चीजों में प्रिजर्वेटिव्स का इतना भरपूर उपयोग हो रहा है कि जितना लोग इन चीजों से, मतलब हानिकारक चीजों से कैंसर नहीं हो रहा, उतना खाने की जो आम व्यक्ति खा रहा है चीजें, उनसे कैंसर हो जा रहे हैं। तो ये इसका ये भी काम है कि उन उच्च गुणवत्ता वाले, मतलब हाई क्वालिटी जो फूड है उनको लोगों तक पहुंचाना, ग्रामीण गरीबी को कम करना। अब इसके लिए एक चुनौती भी है कि ग्रामीण स्तर पर जब ये जाता है तो ग्रामीण स्तर पर इतनी गुणवत्ता नहीं दे पाता, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इसको झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके उद्देश्यों में ये भी एक शामिल है। कृषि, मत्स्यन और वनों को अधिक उत्पादक और सतत बनाना, मतलब सस्टेन करना, कि भाई कृषि भी एक ऐसी हो जो कि ऐसा ना हो कि भाई कृषि करने में आप भूमि का ही पूरा का पूरा उजाड़ कर रख दें, उसकी गुणवत्ता को खराब कर दें, उसकी जो उपजाऊता है, फर्टिलिटी है, उसको ही समाप्त कर दें। तो ऐसा हो कि सतत विकास हो, कि भाई अभी की भी पीढ़ी उसका उपयोग करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। मत्स्यन और वनों को अधिक उत्पादक और सतत बनाना, और खतरों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना, ये सारे उद्देश्य शामिल हैं किसके अंतर्गत? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में।
इसके अलावा इसकी पहलों की बात कर लेते हैं। बहुत सारी पहल चालू करके रखी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी वैश्विक स्तर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो उसके कोई ना कोई क्या होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे। पहल का मतलब इनिशिएटिव्स ही होता है। अब ये इनिशिएटिव्स क्या लिए हुए हैं, ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करता है, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी एक एक जो है हम कार्यक्रम को देखते हैं, तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो भाई इसका एक काम है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करना। हर साल जो है ये क्या करता है, खाद्य संकट का मतलब जो फूड क्राइसिस है उसके ऊपर रिपोर्ट बताता है कि किस देश के पास कितना अनाज है, यहाँ पर क्या समस्या हो सकती है, आगे क्या दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हर 2 साल में FAO विश्व के वनों की स्थिति को प्रकाशित करता है कि भाई वन भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कई उत्पाद हमें उनसे भी मिल रहे होते हैं। कृषि के बारे में भी बताता है। FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब यहां पर हम WHO की भी बात कर रहे हैं। WHO ने खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों, इसके अलावा ग्रंथों को विकसित करने के लिए 1961 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का बनाया था। अब मान लिया जाए आप कोई भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या मानक होना चाहिए। जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं, अब बिस्किट में कितनी शुगर लेवल होनी चाहिए, ऐसा तो ना हो कि उसमें 35 ग्राम से 100 ग्राम में 35 ग्राम से ज्यादा शुगर होगी तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसी चीजों पर जो है मानक स्थापित करता है कि भाई कितना आप जो है शुगर कंटेंट लें। मतलब कोई भी, जैसे आप पैकेट्स खाते हैं बिस्किट्स के, तो उसमें आपको लिखा हो अगर 22 ग्राम से ज्यादा किसी में भी शुगर कंटेंट होता है, पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है पूरा का पूरा, तो वो अगर ज्यादा है तो WHO के हिसाब से वो हानिकारक है किसी के लिए भी खाने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे उन्होंने तमाम सारी लिस्ट जारी की हुई है। तो 1961 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है बनाया है। इसके अलावा 1996 में FAO ने विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था और शिखर सम्मेलन रोम घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुआ। मतलब रोम डिक्लेरेशन हुआ था 1996 में, और जिसने वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य स्थापित किया था। इसमें कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन पूर्ण रूप से यह भी सफल नहीं रहा है, लेकिन यह पहल शुरू की थी। इसके बाद 1997 में FAO ने भूख से लड़ने में मदद करने के लिए मीडिया, मशहूर हस्तियों और संबंधित नागरिकों की शक्ति का उपयोग करने के लिए टेली फूड, संगीत कार्यक्रम, खेल आयोजन और अन्य गतिविधियों का एक अभियान शुरू किया। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाना स्टार्ट किया, ऐसे नागरिकों को बुलाना चालू किया, उनको जोड़ना चालू किया जिनकी लोगों में बहुत ज्यादा जो है लोकप्रियता है, और ऐसे कार्यक्रमों से जो फंड रेज होता था, जो पैसा आता था, उसको ये अपने कार्यक्रमों को सही तौर पे संचालित करने में लगाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी संगठन हो, उसकी सबसे रीढ़ की हड्डी होती है फाइनेंस। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगी, अपनी लक्ष्य को कैसे स्थापित करेगी और लोगों में उसकी जागरूकता कैसे लाएगी। तो ये सारे कदम उन्होंने 1997 में उठाए। इसके अलावा FAO सद्भावना राजदूत कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया। इसमें कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान अस्वीकार स्थिति की ओर आकर्षित करना है। लगभग 1 अरब लोग अभूतपूर्व बहुतायत में समय में पुरानी भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं। तो ये जो है मीडिया को इन तरह की रिपोर्ट्स बताती है और फिर मीडिया भी इनको जारी करती है, तो लोगों तक ये चीज जाए कि भाई कई ऐसे लोग हैं जो भरपेट भोजन कर रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्व में ऐसी भी बहुत बड़ी आबादी है जो एक समय का भोजन कर पा रही है या भूखे पेट भी सो जा रही है। तो इस तरीके से हम ऐसा विकास न करें कि केवल एक समाज का, एक व्यक्ति का या फिर कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास हो। तो इस तरीके से इन्होंने जागरूक कार्यक्रम चालू किए और फिर कई लोगों ने डोनेशंस, कई तरह की चैरिटी इस तरीके से करना चालू किया कि लोगों को एक समय का भोजन तो मिल पाए, कि एक विशेष तौर पर उनका प्रयोग हो रहा है, मजदूरी करवाई जा रही है, बहुत ज्यादा शोषण करवाया जा रहा है, उनको भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें FAO के द्वारा शुरू की गई थी। 2004 में भोजन के अधिकार के दिशा निर्देशों को अपनाया गया, जिसमें राज्यों को भोजन के अधिकार पर अपने दायित्वों को कैसे लागू किया जाए इस पर मार्गदर्शन दिया गया। अब यहाँ पे राज्य का मतलब हो जाता है देश या वहां की सरकारें। ये उसका मतलब है कि 2004 में इन्होंने भोजन के अधिकार की, मतलब राइट टू फूड है, हर व्यक्ति के पास एक मौलिक अधिकार या फिर एक फंडामेंटल राइट के तौर पर, या फिर हम बोल सकते हैं मानव अधिकार के तौर पर। एक मानव का जीवन हुआ है तो प्रकृति ने उसको भोजन तो दिया ही है। तो ऐसा ना हो कि कई लोगों से उनको छीन लिया जाए, कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही उसकी व्यवस्था हो। तो इसको भी इन्होंने अपनाया 2004 में कि भोजन का अधिकार दिया जाए, दायित्वों को कैसे लागू किया जाए, क्या मार्गदर्शन हो, इस पर भी
जो है काम किया गया। इसके अलावा 2004 में भोजन के अधिकार के दिशा निर्देशों को तो अपनाया ही गया था। इसके अलावा 1952 में इसको अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन या IPPC को भी बनाया गया था। ये भी मैंने आपको बताया 2004 वाली घटना। इसके अलावा FAO खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का निक्षेपागार किया गया, जिसमें प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी और ITPC-RFA भी कहा जाता है, जो 29 जून 2004 को लागू हुआ था। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FAO ने क्या किया, खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस पर अंतर्राष्ट्रीय संधि करी। मतलब कि भाई जो प्लांट का जेनेटिक कोड है, मतलब आनुवांशिक जो जानकारियां हैं, या आप कई बार देखते हैं ना कि कई चीजों में उनके अंतर्गत आनुवांशिक बदलाव कर दिए जाते हैं। मतलब कोई हमारी बॉडी के अंदर भी DNA है, ऐसे ही क्या होता है पौधों के अंतर्गत भी होता है। जैसे आज आप कल BT कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, BT ब्रिंजल आ गया है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनके अंतर्गत जेनेटिक कोड में या उनकी जेनेटिक मैपिंग में बदलाव कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी इन्होंने किया है कि भाई क्या होता है, कई बार ऐसे भोजन को खाने से कई तरह के नुकसान भी होना चालू होते हैं। तो उसके लिए भी एक मानक सेट करने के लिए इन्होंने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का जो है निक्षेपागार किया, जिसे प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी, प्लांट मतलब पौधे से जुड़ी हुई संधि करवाई, सीड मतलब बीजों से जुड़ी हुई करवाई। इसी को ITPC-RFA भी कहा जाता है, जो 29 जून 2004 को लागू हुआ था। इसके अलावा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, कृषि विरासत प्रणाली है ये। इसमें भागीदार पहल की परिकल्पना 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसको GIAHS कहा जाता है। तो ये जो पहल थी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पहल क्या है, ये आपकी जोहान्सबर्ग में तो हुई थी। इसमें सतत विकास पर, सतत विकास मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, कि हम कोई भी अगर विकास करें तो ऐसा विकास ना करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको नुकसान हो, या फिर हम जो कृषि आधारित जो चीजें हैं उनको उजाड़ते हुए चले जाएं और अभी हमारा उसका शोषण कर लें, उसका दोहन कर लें, अभी का तो लाभ ले लें, अभी कम समय के लिए तो हम सोच लें, लेकिन आगे के लिए संकट खड़ा कर दें। तो इसी पर आधारित अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसका क्या काम है ऑल ओवर, एक क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा इससे, आप लोग भी उसका प्रयास करेंगे। तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में खाद्य और कृषि संगठन का एक महत्वपूर्ण संगठन है अगर बोला जाए तो, और स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास में अपने काम के माध्यम से FAO ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने की महत्वपूर्ण प्रगति करी है। कुछ दिक्कतें हैं, जैसे फंड रिलेटेड पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं, लेकिन जो एक वैश्विक स्तर पर इसको बनाया गया था उसने काफी हद तक काम अच्छे से किया है। इसके अलावा संगठन चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा, लेकिन अपने सदस्य देशों और भागीदारों के समर्थन से ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भूख के बिना दुनिया बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। जो मैंने बताया था, लेट देयर बी ब्रेड, रोटी को रहने दो, ये इनका क्या है, मोटो है, टैगलाइन है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, जिसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट सिस्टम कहा जाता है, GAIHS को हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? अभी निर्धारित GIS के स्थानीय समुदाय को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का परीक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अधिक हो। मैंने अभी बढ़ाया था ये। इसके अलावा दूसरा देखा जाए तो पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि विविधता और स्थानीय समुदाय के ज्ञान तंत्र को अभिनिर्धारण कर एवं संरक्षण करना। इसके अलावा इस प्रकार चिन्हित अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। मतलब GI टैग देता है क्या ये? इसके अलावा ये आपके स्थानीय समुदाय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है क्या? ये सारी चीजें थी। तो इसका आपको उत्तर चुनना था, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो अगर हम बात करें तो इसका काम सतत विकास का है, जोहान्सबर्ग में हुआ था जो मैंने आपको बताया। तो इसमें अगर हम देखें तो पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि विविधता और स्थानीय समुदाय के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण और संरक्षण करना, ये आपका GIAHS के अंतर्गत आता है। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न हमने भी इसके आधारित किया है, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसके अलावा इसके सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो इसमें 94 देश आते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी है इसके अंतर्गत,
जो संघ के तौर पर यूरोपीय संघ EU की बात कर सकते हैं। इसके अलावा 2 देश ऐसे हैं जो इसके मुख्य सदस्य नहीं है, एसोसिएट मेंबर के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस तरीके का इसका ढांचा है, रोम इटली के अंतर्गत ये है। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में भी बताया था यूपीएससी का बैच 4 स्टार्ट हो रहा है, आपका 22 अप्रैल से इसमें एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, तो आपको फीस मिनिमम मिलेगी। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। आपको ये पहल कैसी लगती है, ये कार्यक्रम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।